मेलिन जोली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, अपने घर पे होंगे। यहां पे आपकी एक नहीं चलेगी, ना कोई चलने देगा। भारत एक कामयाब मुल्क है कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर। नमस्कार दोस्तों, अब कनाडा को ऐसा लग रहा था कि G7 का मेंबर है कनाडा, मतलब G7 एक बहुत बड़ी अलग ही बात है कि, और उसमें ये भी बात हो रही है कि अब इंडिया को ऐड कर देना चाहिए। और वही ये G7 है जो पहले G8 हुआ करता था। उसके बाद रशिया को, जब रशिया ने क्राइमिया पर अटैक कर दिया और उसको अपने हिस्से में मिला लिया तो फिर उसको हटाया गया। आज वही G7 इंडिया को ऐड करने की बात कर रहा है। उसी G7 का मेंबर है कनाडा। तो कनाडा को लगा था कि भाई, और ऊपर से वो अमेरिका का अलाई है, ऊपर से वेस्ट ब्लॉक का पार्ट है, तो सारी चीज़ें उसके फेवर में थी, मतलब थियोरेटिकली। लेकिन जैसे यहाँ पर इंडिया ने स्टेप इन किया इंडिया के साथ, यहाँ पर उनका बवाल शुरू हुआ, तो फिर क्या था, फिर वही सिचुएशन बिगड़ना शुरू हो गई कनाडा के लिए। ना ही उनका अलाई, देखिए अमेरिका अलाई है कनाडा का, तो अलाई यहाँ होता है, ठीक है, और इंडिया और अमेरिका पार्टनर्स है तो यहाँ पर होता है, मतलब वो नीचे होता है। मतलब थियरिकली अगर आप देखो तो अमेरिका को खुले तौर पर कनाडा का सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। कहने का मतलब, और यहाँ पर ये मतलब जो कनाडा की एक्सटर्नल मिनिस्टर जो थी, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर, उसने भी धमकाया था इंडिया को, लेकिन उसके भी सुर बदल गए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। मेलिन जोली जो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कनाडा और कनाडा, उन्होंने ये बोल दिया कि यार जो भारत के साथ जो हमारी कशीदगी चल रही है, तनाव चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है, ये हम प्राइवेट में बात करके भारत से इस मामले को सल्टाना चाहते हैं। यही सलाह आप भारत को न देके अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री जस्टिन ट्रूडो जी को देते कि जब आपने भारत के ऊपर इतना संगीन इल्जाम लगाया और वो भी अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर लगाया, तब आपने उनको ये नहीं बोला कि ये भारत से बात प्राइवेटली कर लो। आपने शुरू करा था सिलसिला। दिस वाज स्टार्टेड बाय कनाडा। आपने शुरू करा। हम ये, आपको क्या लगा? भारत एक कामयाब मुल्क है कि भारत ने कनाडा को मिट्टी में, रेत में उनका सिर दे रखा है और सिर्फ घसीट रहे हैं उनको। और हमने वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर दी। वो उनकी हिम्मत नहीं है कि इंडिया की वीजा सर्विस वो सस्पेंड कर। आप गोरे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के हैं, G7 के मेंबर हैं, तो भारत को आंखें दिखाएंगे। भारत बोलेगा यार आज बड़ा डर लग रहा है कनाडा से। आपको क्या लग रहा था ये होगा? आप व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, द 3 Ws, व्हाइट, वेस्ट और वेल्दी, अपने घर पे होंगे। यहां पे आपकी एक नहीं चलेगी, ना कोई चलने देगा। सबसे पहले यह बात छोड़िए कि भारत से हम प्राइवेट में बात करना चाहते हैं। क्यों प्राइवेट में बात करना चाहते हैं? क्योंकि भारत ने 41 जो डिप्लोमैट्स हैं कनाडा के, उनको बोला है कि भाई साहब 10 अक्टूबर से पहले बोरिया बिस्तर लो और कटो यहां से, भागो खालिस्तान। तुम खालिस्तान का मतलब कनाडा, भागो खालिस्तान यहां से। तो तब उन्होंने बोला आपस में बातचीत कर लेते हैं, कोने में चल के बात कर लेते हैं, ये तो घर की बात है, आपस में बात कर लेते हैं। सबके सामने ये बातचीत करने की क्या जरूरत है? तो यार यही चीज मैं बोलना चाहता हूं कनाडा को। अब बात तुम्हारे हाथ से निकल गई है। ये जो अब तुम्हें तमीज है ना, अब तुम तमीज की बात कर रहे हो, अब तुम बात कर रहे हो फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो, ये सब चीजें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई। बिल्कुल 40% जो दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं कनाडा में, वो भारत के होते हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। वो जो कोर्सेज हैं, जो कोर्स फीस है, वो एक कैनेडियन के मुकाबले 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना पैसे चार्ज करते हैं। ज्यादा दे रहे। 50-50 लाख भारतीय रुपया। आपका तो 1.5 करोड़ हो गया। 1.5 करोड़, हमारा बल्कि 1.5 से भी ज्यादा बनता है इस वक्त। थोड़ा ज्यादा ही हो गया जी। वो खर्च के यहां से बच्चे जाते हैं। वो बंद ही नहीं कर सकते वीजा। कर लो बंद, आपको और घसीटेंगे उसके बाद। अगला कुछ और तैयार है। तो सही कहना ये है कि ये जो वेस्ट की पॉलिसी है टू कीप इंडिया एंड पाकिस्तान इनटू अ जेली स्टेट, वो उनके लिए अब लगातार फेल होती जा रही है। इंडिया पूरी दुनिया के अंदर अकेला ऐसा मुल्क है जिसकी तरफ वेस्ट के जो मुल्क हैं वो देखते हैं। भारत क्वाड का हिस्सा है, भारत G20 का हिस्सा है,
बिल्कुल। भारत अफ्रीकन यूनियन को अपने साथ लेके चल रहा है, पूरा कॉन्टिनेंट है बॉस। G7 के साथ मतलब G8 मेंबर बनने वाला है। भारत तो यूएनएससी का भी मेंबर बनने वाला है जी। यस, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है भारत। these are our achievements। नो और डाउट। चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया के अंदर कोई दूसरा मुल्क ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे और अगर चाइना रशिया अलायंस बनता है एक मिनट के लिए, और आप यूक्रेन को वेपन्स दे रहे हैं रशिया के खिलाफ, आपकी पोजीशन क्या होगी सोचिए। कह देना जी पाकिस्तान चाइना का इजराइल, चलो पूरा इजराइल ही बन जाओ यार, मैं तो कहता हूं उन्होंने सीनियर हो जाओ, सिंसियर हो जाओ, शायद वो ही तो बचा लें। लेकिन उनका भी आपने सी पैक के ऊपर आके बंद कर देते हैं, आप सी पैक बेजार है आपसे। मेरे कुछ जिस तरह आप कह रहे हैं, कुछ कहीं भी डिसीजन जो है वो मुल्की मफाद में नहीं हो रहे, पता नहीं क्या वजह है। लेकिन ये कि देख मैं हमेशा ये कहता हूँ चीमा साहब, भारत के साथ रिलेशनशिप, ईरान के साथ रिलेशनशिप, अफगानिस्तान के साथ, दिस इज मैटर ऑफ योर सर्वाइवल। लेकिन वो फिर सोचें दादा, सोचें, बयान देने से तो नहीं आता ना कि हिंदू मजहब पाकिस्तान से शुरू है, लेकिन उनके साथ भाईचारे का हाथ भी तो बढ़ाओ ना। उस साइड पे, दूसरी साइड पे जाओ तो सही, सिंसेरिटी शो करो, बेबी स्टेप्स लो उसमें। वो क्यों वो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हिंदुइज्म की जो पैदाइश है वो पाकिस्तान है, वो लेकिन इससे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ेगा। ये अमेरिकन को या यूरोपियंस को जब वो देखेंगे कि जड़ावाला में आपने 20 चर्च साड़ते नहीं, तो वो कहेंगे, और रोजाना आप हिंदुओं को गरीब समझ के, कमजोर समझ के उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग तो नहीं चीमा साहब, हमारे पीएम साहब ने स्टेटमेंट दी है, हिंदुओं उन्होंने कहा कि हम वेट करेंगे ऑल द हिंदूज टू बिकम मुस्लिम्स। तब उनको पता नहीं था मैं वजीर आजम बन जाना। किसी ने ट्वीट की, वो उनकी 2019-20 की ट्वीट किसी ने निकाल ली है, वो तब तो उनको पता नहीं था मैं वजीर आजम सलामत हो जाए, एक्चुअली कर देते उस चीज। लेकिन चीमा साहब ये माइंडसेट बड़ा गलत है, बिल्कुल माइंडसेट गलत है। हमें सीखना होगा कि सोसाइटी में इकट्ठे किस तरह, दुनिया में हमने इकट्ठे किस तरह, दूसरे मजाहिब की इज्जत किस तरह करनी, दूसरे लोगों से प्यार किस तरह करना है, ये सीखना होगा। इसके बगैर हम अच्छी कौम नहीं बन सकते। एक्सट्रीमिज्म इज अ मैटर ऑफ पास्ट नाउ। आपने एक्सट्रीमिज्म यूज किया था रशिया के खिलाफ पैसे बनाने के लिए, दैट टाइम इज ओल्ड टाइम नाउ। अगले नेक्स्ट फेज में आए प्लीज, मेरा ये ख्वाहिश है कि नेक्स्ट फेज में आए। नेक्स्ट फेज के अंदर अगला दौर जो है जियो इकोनॉमिक्स का दौर है, और जियो इकोनॉमिक्स में जंगें नहीं होती, करेंसियां उड़ा दी जाती। वो उसमें कोशिश करें कि और तरस करें 25 करोड़ लोगों को, इन बच्चों को इंग्लिश सीखने दें, मैथ सीखने दें, तरस करें। आपके बच्चे जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एचिसन से और जो इंग्लैंड से पढ़ा रहे हैं, ये भी किसी माँ के बच्चे हैं, इनको भी इंग्लिश सीखने दें, मैथ पढ़ने दें। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, इनके भी मैथ और इंग्लिश पढ़ें। बिल्कुल आप बार बार पाकिस्तानी यूथ को ये एडवाइस करते हैं कि मैथ और इंग्लिश पढ़ें ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपका मुकाम हो, और हम भी दुनिया जो तरक्की कर रही है हमारा भी उसमें कोई किरदार हो, और हम सिर्फ एक बाय स्टैंडर के तौर पे अपना रोल अदा ना करें। पाकिस्तान में क्या है कि मेरे ख्याल अनवारुल हक काकड़ है इनका नाम, तो जी। काकड़ साहब का जिम्मा क्या है? काकड़ साहब का जिम्मा है कि आप केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, आप तैयारी कीजिए, इलेक्शन करवाइए, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाकिस्तान में जमहूरियत के कायदे से, जिसके अंदर जो भी ज्यादा सीटें लेके आए, और जैसी जमहूरियत होती है भारत में भी हुआ, भारत में बल्कि 30 साल 3 दहाकों तक ऐसा चलता रहा कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट आई, और उस 30 साल के वक्फे में भारत दुनिया के पटल पे कमजोर हुआ। और फिर जैसे आज आप कह रहे हैं कि लोग अक चुके हैं, पक चुके हैं, थक चुके हैं कि भाई हमको अब स्टेबिलिटी चाहिए, और जो जैसा आपको मैं कह रहा था कि आपने बताया कि काकड़ साहब ने कश्मीर का मुद्दा फिर एक बार यूएनजीए में उठाया, और ठीक बिल्कुल सही, पाकिस्तान की आवाम मैं पहली बार महसूस कर रहा हूं कि समझदारी के रास्ते पे, कि इसमें से निकलना जाना कुछ है नहीं, होना जाना कुछ है नहीं। और जितने भी वजीर आजम आपके पिछले जितने भी वजीर आजम हैं आपके, उनकी जो गलतियां हैं, जो डिप्लोमेटिक फेलियर है, देखिए मैं आपको 2 बातों से बिल्कुल वाजे करा देता हूं। इंडिया इज अ सक्सेसफुल कंट्री, भारत एक कामयाब मुल्क है, बेशक। इंडिया हैज अराइव्ड, इंडिया वहां भारत पहुंच चुका है जहां पे दुनिया भर के बड़े बड़े ममालिक जो यूरोप के हैं या और जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां आना चाहते हैं।
जब हम बांग्लादेश को देखते हैं और हिंदुस्तान को देखते हैं तो कहीं पे कंपैरिजन बनता नहीं है, बल्कि मैंने तो आपको कहा कि अफगानिस्तान के साथ भी मैं पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं करता। डॉलर 89 रुपीस का है, इन्फ्लेशन रेट वहां पे 6 से 7% है, मेरे मुल्क में 50% है। यहाँ पे डॉलर 300 का है, वहां पे इतने का है। वहां पे लोगों के पास चीजों की अवेलेबिलिटी मेरे से बेहतर है। वहां पे लोड शेडिंग ऐसी नहीं है जैसे कि मेरे मुल्क में है। बिजली के इतने बिल नहीं आते जितने कि मेरे मुल्क में आते हैं। तो ये सारी चीजें, कौन सी गलती कश्मीर के अलावा कौन सी ऐसी गलती आपको नजर आती है कि पाकिस्तान ने फोकस नहीं किया अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, कहीं और देखता रहा? जब आप एक शैतान को अपने मुल्क में पैदा करते हैं, उसको आप बढ़ाते हैं कि वो ये दूसरे को मारेगा, आप भूल जाते हैं वो आपको भी मार सकता है। बेशक, बिल्कुल। जब आप पॉलिटिकली किसी को डिफीट नहीं कर सकते तो आप उस प्रधानमंत्री को सूली पे टांग देते हैं। ये आपका इतिहास है। बेशक। जब आप एक औरत को पॉलिटिकली नहीं हरा सकते, उसकी बातों का जवाब नहीं दे सकते, उसको डिफीट नहीं कर सकते, तो आप उसको सरे बाजार गोली मार के मरवा देते हैं। बिल्कुल मरवा देते। फिर जब आप पॉलिटिकली किसी वजीर आजम को डिफीट नहीं कर सकते या उसकी जो पॉलिटिकल क्लाउड कह लीजिए या एक्सेप्टेंस कह लीजिए आवाम में ज्यादा होती है, तो आप उसके ऊपर इल्जाम लगा के उसको जेल में डाल देते हैं। फिर एक दूसरे मुल्क के सदर को या उसके सुल्तान को बीच में आना पड़ता है कि साहब ये आप इसको भेज दीजिए, निकाल दीजिए। जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर दूसरे मुल्क में जाके असाइलम लेके रह रहा हो, उस मुल्क की क्या बात करेंगे?